हॉर्मज़ की जल संधि, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े तेल के टैंकर, फौजी जहाज और दुनिया भर की खबरों में तनाव। लेकिन आज हम इन सब सुर्खियों से परे एक बिल्कुल अलग दुनिया में उतरने वाले हैं। हाँ, ये सच है। हम सब इसे एक बेहद ज़रूरी रास्ते के तौर पर जानते हैं। एक ऐसा रास्ता जहाँ से दुनिया भर में तेल और सामान की सप्लाई होती है। पर क्या इसकी पहचान सिर्फ इतनी ही है? क्या इस तनाव के पीछे, इस व्यावसायिक रास्ते के नीचे कोई और कहानी भी है? जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जो सदियों पुरानी परंपराओं, कुदरत के अजूबों और जिंदा दिली से भरी हुई है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई दुनिया की पड़ताल करते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है ईरान के तट से कुछ दूर बसे द्वीपों से। और यकीन मानिए, ये जगहें किसी दूसरी दुनिया की लगती हैं। जैसे ही हम हॉर्मुज़ द्वीप पर कदम रखते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी पेंटिंग में आ गए हों। यहाँ की जमीन का रंग एकदम गहरा लाल है, जैसे जलते हुए अंगारे हों। और जब ये लाल मिट्टी नीले समंदर में घुलती है तो वो नज़ारा बस देखने लायक होता है। यहाँ के लोग इस लाल मिट्टी को गालिक कहते हैं। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? ये सिर्फ देखने में ही खास नहीं है, बल्कि यहाँ के खाने का भी एक ज़रूरी हिस्सा है। इसे सड़ी हुई मछली के साथ मिलाकर सूरा नाम की एक पारंपरिक चटनी बनाई जाती है। मतलब यहाँ की मिट्टी सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, लोगों के स्वाद में भी बसी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अनोखे रंग आते कहाँ से हैं? जवाब छिपा है रेनबो वैली में। ये नाम बिल्कुल सही है। ये जगह सचमुच प्रकृति का अपना कलर पैलेट है। यहाँ की जमीन पर 70 से भी ज्यादा, जी हाँ, 70 से भी ज्यादा तरह के खनिजों के रंग बिखरे पड़े हैं। कहीं सल्फर का सुनहरा पीला रंग है, तो कहीं कॉपर का हरा और कहीं हेमाटाइट का बैंगनी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैनवस पर सारे रंग एक साथ बिखेर दिए हों। अब पास के केशम द्वीप पर चलते हैं, जहाँ कुदरत की कारीगरी का एक और नमूना है, चाकू कैनियन। ये लाखों साल में तैयार हुई है। सबसे पहले जमीन पर दबाव पड़ा और वो चटक गई। फिर हजारों साल की बारिश ने इन दरारों को गहरा काट दिया और आखिर में तेज हवाओं ने इन चट्टानों को तराश कर ऐसा अद्भुत रूप दिया जो आज हम देखते हैं। चलिए अब इन कुदरती नज़ारों से आगे बढ़कर उन लोगों की बात करते हैं जिनकी जिंदगी और विरासत को इसी समंदर ने गढ़ाए। यहाँ आज भी लकड़ी की पारंपरिक ढाव नावें बनाई जाती हैं और इनकी खासियत यह है कि इन्हें बनाने के लिए कोई नक्शा या ब्लूप्रिंट नहीं होता। सब कुछ कारीगरों की याददाश्त, उनके अंदाजे और उनकी सधी हुई नज़रों पर टिका होता है। ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन अफसोस, ये सदियों पुरानी कला अब खतरे में है। यूनेस्को ने भी माना है कि इसे तुरंत बचाने की ज़रूरत है। एक तो बाहर से आने वाली लकड़ी महंगी हो गई है और दूसरा नई पीढ़ी में इसे सीखने वाले भी कम हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये अनमोल ज्ञान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वैसे इन तटीय गांवों में सिर्फ नावें ही नहीं, घर बनाने की तकनीक भी सदियों पुरानी है। यहाँ घरों के ऊपर आज भी ये ऊंची ऊंची बदगीर या पवन मीनारें दिख जाती हैं। ये एक तरह से नेचुरल एयर कंडीशनर हैं जो बिना बिजली के ठंडी समुद्री हवा को खींचकर घरों के अंदर तक पहुंचाती हैं। कमाल है ना? ठीक है, अब जल संधि के पार चलते हैं, ओमान की तरफ, जहाँ का माहौल और नज़ारा बिल्कुल अलग है। यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। देखिए, एक तरफ है ईरान का बंदरगाह बंदर अब्बास, जहाँ जहाज़ों के इंजनों का शोर है, बाजार की गहमा-गहमी है, और दूसरी तरफ है ओमान का खसाब, जहाँ बस गहरी खामोशी है। यहाँ ऊंची-ऊंची चट्टानें हर आवाज़ को अपने अंदर समेट लेती हैं। और इन्हीं चट्टानों के बीच एक गांव छिपा है, कुमजार। ये गांव दुनिया से लगभग कटा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नाव। और यहाँ के लोगों की पूरी जिंदगी समंदर पर ही टिकी है। कुमजार की सबसे अनोखी चीज़ है यहाँ की भाषा, कुमजारी। ये भाषा पूरी दुनिया में और कहीं नहीं बोली जाती। इसकी नींव तो प्राचीन फारसी पर है, लेकिन सदियों से यहाँ से गुजरने वाले अरबी, हिंदी, पुर्तगाली और अंग्रेजी व्यापारियों और नाविकों के शब्द भी इसमें घुल मिल गए हैं। ये भाषा अपने आप में एक जिंदा इतिहास है। चलिए, अब जमीन और इंसानों की कहानियों से हटकर पानी के नीचे की दुनिया में एक गोता लगाते हैं, जो हैरान कर देने वाली है। केशम द्वीप पर हारा मैंग्रोव का जंगल है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। इसे समुद्री नर्सरी भी कह सकते हैं।
खारे पानी में डूबी इन पेड़ों की घनी जड़ें छोटी मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों के लिए एक महफूज घर की तरह काम करती हैं, जहां वो खतरों से बचकर पल बढ़ सकते हैं। और ये पूरा इलाका जिंदगी से गुलजार रहता है। यहाँ फ्लेमिंगो, बगुले और ऑस्प्रे जैसे खूबसूरत पक्षी अपना खाना ढूंढने आते हैं, और पानी के नीचे इन जड़ों के बीच हजारों छोटी मछलियां और केकड़े अपना घर बनाते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यहाँ के बहुत ज्यादा गर्म और खारे पानी में मूंगे की चट्टानें यानी कोरल रीफ्स भी जिंदा हैं। ये ऐसे हालात में जी रही हैं जो दुनिया में कहीं और कोरल के लिए जानलेवा साबित होते। वैज्ञानिक भी इनकी इस अनोखी क्षमता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नाजुक दुनिया आज कई खतरों का सामना कर रही है। समंदर का बढ़ता तापमान, इंसानी गतिविधियों का दबाव और प्रदूषण, ये सब मिलकर इन अनोखे समुद्री घरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस अनोखी दुनिया को आने वाले कल के लिए कैसे बचाया जा सकता है। इसका जवाब इसे सहेजने और जिम्मेदार पर्यटन में ही छिपा है। इस जगह की असली आत्मा को जिंदा रखने में हम सब एक भूमिका निभा सकते हैं। अगर कभी यहाँ जाएं तो सुबह सुबह मछली बाजार जाकर वहाँ की जिंदगी को महसूस करें, स्थानीय कारीगरों से उनका सामान खरीदें और नाजुक कछुओं के घोंसले वाली जगहों को परेशान न करें। हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। तो हॉर्मज़ की जल संधि सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेती हुई दुनिया है। ये दुनिया सदियों से यहाँ है, लेकिन इसका भविष्य इस बात पर टिका है कि हम इसकी नाजुक खूबसूरती को कितना समझते हैं और कितना बचा पाते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। ये दुनिया सदियों से तो जिंदा है, पर क्या ये हमसे बच पाएगी?